नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं 2017 बैच की आईपीएस ऑफिसर मिस ऐश्वर्या शर्मा। ऐश्वर्या जी, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। थैंक यू। ऐश्वर्या जी एक आईपीएस ऑफिसर हैं और महाराष्ट्र कैडर में ये रही हैं पिछले 2 सालों से। तो आज हम इन्हें लेकर आए हैं स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर ताकि हम हमारे सब्सक्राइबर्स और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, मुझे कहना चाहिए, उनके साथ हम एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। ऐश्वर्या जी का वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगी हमें कि कैसा आईपीएस में ऑन द जॉब एक्सपीरियंस रहा है। और यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे जो डिफिकल्टीज उन्होंने देखी हैं फील्ड में या फिर जो बहुत ही अच्छे या विविड एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके, इन सभी बातों के बारे में इनसे चर्चा करेंगे। तो ऐश्वर्या जी, पहले हम चाहेंगे कि आप ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को दीजिए, आपकी सिविल सर्विसेज जर्नी के बारे में भी हमें बताइएगा। हाँ, गुड इवनिंग। मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है। मैं ग्वालियर में पैदा हुई थी, मध्य प्रदेश के एक छोटी सी जगह है। मेरे पापा भी एक आईपीएस ऑफिसर थे, तो बचपन से मैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाउन्स में रही, डिफरेंट जगहों पे मेरी स्कूलिंग हुई। ऑलमोस्ट 12 स्कूल्स में मैंने पढ़ाई की और वो काफ़ी छोटे शहर थे, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस मिला मुझे। फाइनली मैंने भोपाल में डीपीएस से 11th-12th किया और सिविल सर्विसेज के पहले मेरे को एक जो डिग्री करनी होती है उसके हिसाब से मैंने एनआईटी भोपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। मैंने 2015 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिनिश की और मेरा प्लेसमेंट एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ था जिसका नाम एल्स्टॉम है, जो कि बेसिकली फास्ट स्पीड हाई स्पीड ट्रेन्स बनाती है। उसके बाद मैंने वो कंपनी का ऑफर नहीं ज्वाइन किया। इंस्टेड आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू स्ट्रेट अवे गिव सिविल सर्विसेज। तो मैंने 2015 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया। कॉलेज खत्म होने के 1 महीने बाद ही प्रीलिम्स का एग्जाम था, तो मैंने वो एग्जाम दिया और मेरा प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया। फिर मैंने मेंस दिया। उस साल मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। वो मेरा ऑप्शनल का पेपर अच्छा नहीं होने के कारण उस साल मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। फिर मैंने 2016 में अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया जिसमें मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था। फिर मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया और मेरी 168th रैंक आई और मैंने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन किया। ओके, तो ऐश्वर्या जी, आपने अपने सेकंड अटेम्प्ट में ही इस सर्विस को क्रैक कर दिया और 168 रैंक के साथ आप सिलेक्ट हुई। फिर उसके बाद आपने आईपीएस की ट्रेनिंग करी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है फील्ड में, आप उसके बारे में हमसे शेयर कीजिए। आप कहाँ पर पोस्टेड रही, उसके बारे में भी हमें बताइएगा। और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इस सर्विस में, पिछले 1.5-2 सालों का जो पीरियड है वो बताइए। हाँ, मैं सबसे पहले मेरा जो डीपीटी होती है, जिसे डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहते हैं, जो आप जब एकेडमी से फील्ड में पहली बार आते हो, आपका फर्स्ट फील्ड एक्सपोजर होता है, वो मेरा कोल्हापुर में हुआ। तो वहाँ पे आपको बेसिकली पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बनाते हैं। दे वांट टू टीच यू एवरीथिंग, राइट फ्रॉम द बेसिक बीट कांस्टेबल की बीट कांस्टेबल का क्या काम होता है से लेकर स्टेशन इंचार्ज का क्या काम होता है, फिर उसके जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर होते हैं एसडीपीओ, उनका क्या काम होता है, और फाइनली डिस्ट्रिक्ट एसपी का क्या काम होता है। तो हमको सारी चीजों के साथ अटैचमेंट होता है, पुलिस स्टेशन अटैचमेंट, फिर एसपी ऑफिस अटैचमेंट, कलेक्टर ऑफिस अटैचमेंट। ये सारे अटैचमेंट्स करने के बाद हमें इंडिपेंडेंट पुलिस स्टेशन का चार्ज दिया जाता है। तो मुझे करवीर पुलिस स्टेशन का चार्ज दिया गया था। तो एज अ प्रोबेशनर आपसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप सारी चीजों में इंटरेस्ट लोगे, चाहे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर है या कोई भी हीनियस क्राइम का केस है। जैसे मैंने अपने प्रोबेशन के दौरान 5 मेजर इन्वेस्टिगेशन किए थे। एक होमिसाइड यानी कि मर्डर 30, एक रेप यानी कि 376 का इन्वेस्टिगेशन, एक एचबीटी यानी हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट का इन्वेस्टिगेशन, एक नॉर्मल कोई भी जुगार या प्रोहिबिशन पार्ट 6 जो ऑफेंसेस होते हैं, जो बैंड चीजें होती हैं, जैसे स्पूरियस लिकर हो गया या मटका जुगार हो गया, उसका इन्वेस्टिगेशन। और फाइनली एक नॉर्मल एनडीपीएस केस जो होता है ड्रग्स के जो सीजर करते हैं हम, उसका इन्वेस्टिगेशन। तो ये जब 5 इन्वेस्टिगेशंस मैंने की, तो इनके कैसे चार्जशीट फाइल करते हैं, कैसे अक्यूज को अरेस्ट करते हैं, कैसे उनका इंटेरोगेशन करते हैं, और क्या क्या प्रोसीजर होता है। क्योंकि जो हम ट्रेनिंग में पढ़ते हैं वो आइडियल सिनेरियो होता है कि आपको सब चीज एकदम ऑन रिकॉर्ड प्रॉपर मिल जाएगी, बट फील्ड में ऐसा नहीं होता। फील्ड में आप स्पॉट पे जाते हो तो कई बार आपकी इंफॉर्मेशन लीक होने की चांसेस होती है। तो आप मिनिमम लोगों को बताते हो, आप चुपचाप जाते हो,
you do everything in a hush hush manner until a raid is successful. Very few people know about it. फिर आप पंचों को बुलाते हो, sometimes punches are not available. फिर क्या फील्ड कैसे आप अरेंज करते हो? You usually take up school teachers. तो ये जो फील्ड की प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती हैं, ये मैंने अपने प्रोबेशन में सबसे पहले जानी. जैसे कि एक नेक्सस है लोकल लोगों के बीच में, कि फॉर एग्जांपल जब मैं दौंड में थी, सेकंड मेरी जो एएसपी शिप थी वो मैंने पुणे रूरल के दौंड सब डिविजन में की, विच वाज माय फर्स्ट इंडिपेंडेंट चार्ज. मेरे अंडर 5 पुलिस स्टेशन आते थे और उनका सुपरविजन, उनका क्राइम मॉनिटरिंग, उनकी डेली फंक्शनिंग कि सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, सारे एप्लीकेशंस पेंडिंग नहीं है, सारे इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर्ली हो रहे हैं, अक्यूज्ड अरेस्ट हो रहे हैं, और कोई भी बिग वीआईपी मूवमेंट है जैसे सीएम आ रहे हैं या पीएम आ रहे हैं ऑनरेबल, तो इनका जो भी मूवमेंट है उनकी सिक्योरिटी और क्या अरेंजमेंट, जैसे पब्लिक स्पीकिंग होती है यूजुअली, तो उनका बड़ा सा जो स्पेस होता है जहाँ पे वो पब्लिक से इंटरेक्ट करेंगे, तो उसकी सेफ्टी, कौन सी एंट्रेंस एग्जिट है, कैसी स्क्रीनिंग है, ये सब मेरा जुरिसडिक्शन था. तो इस टाइम पे मुझे प्रैक्टिकल फील्ड का ज्यादा एक्सपीरियंस आया, और इस टाइम पे मैंने ये देखा कि मतलब जो लोकल नेक्सस होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है क्रैक करना. इनफैक्ट मेरी गाड़ी के स्पॉटर्स होते थे, मेरी गाड़ी जहां जहां जाती थी, सैंड माइनिंग के ग्रुप्स में मेरी गाड़ी की लोकेशन शेयर होती थी कि मैडम अभी यहाँ जा रही हैं, जिससे कि वो लोकल लोगों को अलर्ट कर पाए कि आप ये रोड यूज मत करें. तो इन सब ऑब्स्टिकल्स के बाद आपको सक्सेसफुली रेड कर पाना वो काफी डिफिकल्ट होता है. एंड कहीं ना कहीं कभी कभी किसी पॉलिटिशियन का सपोर्ट होता है, कभी कभी किसी बिजनेसमैन का सपोर्ट होता है. तो फील्ड में यही चैलेंजेस होते हैं कि एक तो आप ये लोकल लोग जो पेट्रोनेज से कैसे आप क्रिमिनलाइजेशन को खत्म करोगे, जो लोकल पेट्रोनेज चलता है. दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मतलब आप कांस्टेंट स्क्रूटिनी में रहते हो. अगर आपकी एक छोटी सी भी गलती हुई तो मीडिया वाले लोग, लोकल सब उसको बहुत हाईलाइट कर देते हैं, जिससे कि ये बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है. तो आपको बहुत ही केयरफुली काम करना पड़ता है. एकेडमी में आप एक सेफ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करते हो अपने सीनियर्स के कांस्टेंट सुपरविजन में, बट डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली यू आर लाइक ऑन योर ओन. मतलब द एसपी ऑब्वियसली गाइड्स यू एंड tells you what is the right thing, but he's not with you all the time, right? So you have to make your own decisions, you have to do your own thing. वो पूरे टाइम उनका अपना बिजी रहता है स्केड्यूल, तो वो हर चीज माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे. सो बेसिकली यू हैव दैट इंडिपेंडेंस, but with that independence comes a lot of responsibility. Suddenly you are taking decisions for thousands of people, कि for example कि यहाँ पे ये स्टैचू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये रास्ता यहाँ पे नया रास्ता बन रहा है तो उससे जो लोग डिसलोकेट होंगे तो उसमें क्या प्रोटेस्ट होगा, मतलब वेदर द पीपल आर इंटरेस्टेड और नॉट, बाद में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है कि नहीं, आपको कितना बंदोबस्त देना है, कितना फोर्स लगेगा, दिस इज ऑल योर डिसीजन. So suddenly you're on field and you're taking such big life decisions, और academy में ऐसा नहीं होता है. तो I think this decision making, जो the pressure that comes along, that is huge in field, and that is what I experienced a lot. Okay. अगला सवाल मेरा है कि at the risk of being sounding like a sexist, but मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि being a lady officer, आपका एक्सपीरियंस फील्ड में क्या अलग है फ्रॉम द मेल ऑफिसर्स, या फिर आप कहेंगे कि बिल्कुल सेम चैलेंजेस हैं, बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस है? ये सवाल मेरे पूछने का मकसद ये है क्योंकि मैं ये आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये जानकारी मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक पहुंचे, फीमेल एस्पिरेंट्स तक पहुंचे कि आईपीएस का करियर कैसा रहता है, फील्ड में कैसा रहता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने आईपीएस ज्वाइन किया था तो मुझे a lot of people questioned my choice कि you are a lady, how will you manage the life of a police officer, because timings are so weird, like sometimes night round हो जाता है, कभी रात में कोई offense हो गया, I'm immediately rush to the spot and all of that. And I just said that if a guy can do it, then why can't I? I mean, why do you even have to ask this question to me? Having said that, जब मैं ट्रेनिंग में गई तो sometimes we did feel as lady officers कि हमारे को थोड़ा ट्रेनिंग, जो एनपीए का ट्रेनिंग है, फिजिकली ज्यादा टफ पड़ता था, बिकॉज मे बी हमारी अपर बॉडी जितनी लड़कों की नेचुरली. बट हैविंग सेड दैट, हमने एक्स्ट्रा पुश किया एंड व्हेन वी फिनिश ट्रेनिंग तो हमने भी उनकी तरह हर चीज की. अगर उनने 40 किलोमीटर रूट मार्च किया 10 किलो वेट के साथ, तो हमने भी किया. ना हमारा किलोमीटर कम हुआ, ना हमारा वेट कम हुआ. अगर वो लोग 5 दिन जंगल में रहे बिना कपड़े चेंज किए,
बिना किसी रिसोर्स के खुद ही कुक करना, खुद ही करना, ओपन एरियाज में सब चीज करना, तो हमने भी वो सब किया और हम उनसे कहीं पे कभी भी पीछे नहीं रहे कि हम लेडीज हैं तो हम नहीं कर सकते, या हम अपना काम खुद नहीं कर सकते, या we weren't good enough. We were pretty much good enough, and the proof is we managed to crack the same exam that they did. उसमें कुछ जेंडर डिस्टिंक्शन तो था नहीं ना. सो सिमिलरली ट्रेनिंग के बाद जब मैं फील्ड में आई तो फील्ड में मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि कोई एक्स्ट्रा चैलेंज है. इनफैक्ट मेरे जो दोनों एसपी थे, आई ट्रेन्ड अंडर 2 एसपीज. जो मेरे फर्स्ट एसपी थे अभिनव देशमुख सर, he used to treat me exactly like he would treat any male probationer. कभी भी रात को 2 बजे कहीं रेड के लिए जाना है तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि लड़की है कैसे भेजेंगे, whatever. He called me immediately जब भी he thought that as a probationer I should go there, I should raid there, or there's a certain kind of exposure जो मुझे मिलना चाहिए, उन्होंने हमेशा दिया. सिमिलरली जब संदीप पाटिल सर मेरे जो दूसरे एसपी थे, पुणे रूरल के वो एसपी थे, बेसिकली हर महीनों में वही मेरे गुरु थे क्योंकि 1 साल तक मैंने फील्ड में उनके साथ काम किया. तो जैसे वहां पे 3 एसडीपीओस थे जो लेडी ऑफिसर्स थे और 4 एसडीपीओस थे जो मेल ऑफिसर्स थे. तो सर ने हम में कभी कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया. इनफैक्ट सर हमारे को हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे कोई बंदोबस्त में ड्यूटी देते थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल शिव जयंती थी तो किले के ऊपर बंदोबस्त था, तो इट वाज लाइक ह्यूज क्लाइंब. आपको क्लाइंब करके हेलीपैड पे जाना था एंड वहां पे बंदोबस्त करना था. इट वाज फिजिकली अ लिटिल टैक्सिंग, बट उसका मतलब ये नहीं कि सर ने सोचा कि लड़का फिजिकली ज्यादा जल्दी कर पाएगा या ज्यादा केपेबल है तो उसको दे देते हैं, या ही विल बी एबल टू मैनेज. सर ने मुझे दिया बिकॉज ही थॉट कि आई वाज बेटर एट क्राउड मैनेजमेंट. So based on my skill, I was given a job, not based on my physique or gender. And that is one thing that I really appreciated. Second thing, एक normal वो होता है कि lady officer की कोई बात मानेगा कि नहीं. How will the staff react? Because the staff come from different sections of the society, and some might be patriarchal, some might have all the vices that are prevalent in India, like all kinds of biases. But having said that, when I was on field, I was respected for my post. Like if I am ASP, then I was always treated as an ASP, not a male or a female. And I commanded the same respect as my male counterpart, if not more. Because, sometimes I felt that a lot of people, they felt more comfortable in talking to me. Like they would say कि नहीं हमें आप सीधे मैम से बात कराइए. Especially I think in a lot of cases, for example, I would say rape cases, yeah, any body offenses like POXO cases, or where or outraging of modesty, the girls were so comfortable in coming and talking to me openly, and that was, I think, a huge asset, because they would give me the complete facts which sometimes they'd be uncomfortable kisi aur ko batane mein. Similarly for guys, a lot of men came to me and they wanted to talk to me because they thought ki I'll be more sensitive to their needs. Now I don't think that's the truth. I think my male counterparts will be as sensitive as I am, but sometimes being a lady officer helped. People found it more comfortable. It's like talking to your sister or mother. You just feel very comfortable talking to them. So that was that. Having said that, yes, sometimes there are certain people who doubt you, and who would say ki isse hoga ki nahi, and those are the real tests. It is such a satisfying feeling to prove them wrong. It is such a satisfying feeling to show them that, listen, I was a lady officer and I did it as well as my male counterpart, if not better. And later they would agree. Your work speaks for yourself. If you are a good officer, then you're a good officer, irrespective of your gender. And that's the harsh reality in the field. Just because you are a lady officer, you won't get any consolations. Like you can't expect कि हम नाइट राउंड नहीं कर सकते, हमारी फैमिली होती है, हमें घर पे खाना भी बनाना होता है. You can't come with those excuses. But because you can't make those excuses, you will never be treated differently. You will always be treated in a similar manner. Certain physical things, yes, I think ladies might face it a little more. For example, when we are doing our cycles, then during cycles, working on the field in the uniform becomes a little difficult. So that time, based on your problems, you can probably take a sick leave and rest, like that, because that time our efficiency might not be the best. Similarly, we do get maternity leaves and, childcare leaves, because that time our bodies are not strong enough to handle so much of work pressure.
So having said that, apart from those, on any normal times, whatever is difficult for me is difficult for my male counterpart also. And I think we do a great job. And I think we need a lot of female officers, because we all felt while we were training that we needed more females. We were just 22 females, and like in a batch of 110, people, we were just 21, 22 females. So we always thought that, when will be the time jab we'll see equal males and females? 50 for a batch of 150 guys and 50 females, because that's our dream, right? So I would really encourage girls to take up this profession, because we need a lot of lady officers. There are so many things that lady officers can do really better than the male counterparts. And some investigations, जैसे पॉक्सो के जो cases हैं, उसमें सिर्फ lady IO ही courts prefer करते हैं, because किसी child के साथ कुछ हो, चाहे वो girl हो चाहे boy हो, तो they think that ladies are a little more better at handling them, because we tend to have more experience with kids. So that kind of thing is a huge asset, and we really need more lady officers. So I think it's a great field. And police mein, they don't have any, there is no obstacle that you will face because you are a lady officer. If you're a good officer, the journey will be very smooth and without any setbacks based on your gender. So मुझे लगता है one should definitely join IPS if they're a lady, because there's a huge opportunity and there's a lot of work you can do. Okay. मुझे लगता है कि आपने जो बातें बताई वो बहुत ही सही दिशा में है, और मैं खुद उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 से 10 सालों में जो SVP एकेडमी है वहां पर जो जेंडर रेशियो है वो 50-50 होगा। ऐश्वर्या जी, इसी क्वेश्चन के आगे एक और मैं आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इसी से संबंधित है। कई एस्पिरेंट्स को सजेस्ट किया जाता है, जैसे कि आपसे भी कहा गया था कि आईपीएस की चॉइस क्यों आपने ली है, तो ये सजेशन दिया जाता है कि आप आईपीएस को टॉप प्रेफरेंसेस में ना रखें। क्या आपको लगता है कि अगेन ये सही है या गलत है आईपीएस को नहीं रखना? ये मैं सवाल दोनों के लिए पूछ रहा हूँ, मेल हो फीमेल हो, क्योंकि इसे बहुत चैलेंजिंग माना जाता है इस जॉब को, कि आईपीएस की फील्ड जॉब है, बहुत ही चैलेंजिंग है। डू यू थिंक दिस चैलेंज इज वर्थ इट? क्या टॉप प्रेफरेंस होना चाहिए आईपीएस एस्पिरेंट्स का? देखिए, सब जो भी आप सर्विस चूज करते हो वो यूजुअली आप अपने पर्सनालिटी के हिसाब से चूज करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ट्रैवलिंग, लोगों से इंटरेक्शन और दूसरे कंट्रीज में जाके अपना फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है, हाउ इंडिया पाकिस्तान वर्क्स, आप यूजुअली फॉरेन सर्विसेज चूज करते हो। अगर आपको सोशल साइड ज्यादा इंटरेस्ट है, एजुकेशन और इस टाइप का, एग्रीकल्चर और ये सारा टाइप का काम, तो आप आईएएस चूज करते हो। और लोगों को लगता है कि अगर आपको सिर्फ पुलिस में डंडा चलाने में इंटरेस्ट है तो आप आईपीएस चूज करते हो। आई थिंक ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब आप आईपीएस चूज करते हो तो आप एक ऐसी फोर्स में जाते हो जो कि यूनिफॉर्म फोर्स होने के साथ साथ एक सिविल फोर्स है। हम आर्मी नहीं है, हम एक सिविल फोर्स हैं। हम सारे काम करते हैं, मतलब आजकल जैसे कमिश्नरेट्स आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुणे सिटी इज अ कमिश्नरेट, so the commissioner is responsible for everything. He is responsible for arms licenses, for all kinds of permissions, for organizing all kinds of events, conferences, for organizing all kinds of welfare programs. And we can venture out into anything. अगर हमें साइबर चीजों में इंटरेस्टेड है तो साइबर क्राइम है। If we want to do something for trafficking, so we have trafficking units. You can do research, you can rescue females, you can work on their rehabilitation, if you're interested in that department. If we want to deal with financial frauds, for example, that's what income tax people mainly do, but we can also do that. Like we can go on a deputation to enforcement directorate, we have economic offenses wing, we have the lokayukt. Okay, so we have all kinds of opportunities in IPS. And then we always have the basic policing, where I think policing एक ऐसा जॉब है, आपको किसी भी डिपार्टमेंट से लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप सबसे पहले पुलिस के पास आते हो। तो हम हर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चाहे मैरिज डिस्प्यूट या फैमिली घर की प्रॉब्लम है और लेडी को मारपीट कर रहे हैं या हैरेस कर रहे हैं, या डाउरी की प्रॉब्लम है, वहां से लेकर कि कोई एक कमर्शियल लैंड डिस्प्यूट है या इंक्रोचमेंट है या ट्रेसपास है। हमारे पास हर टाइप के लोग आते हैं, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग आते हैं, and it's a huge palette. Your job is not restricted to only interrogations or crowd management. Of course, that's a major part,
but that's just one part. We do everything, you know. जब कोई बड़ा इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वी आर जस्ट लाइक एनी एमबीए इवेंट मैनेजमेंट ग्रेजुएट. कितने लोग लगेंगे, कितना स्टाफ चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, कितने वॉकी टॉकीज चाहिए, कितने मेटल डिटेक्टर्स चाहिए, सीटिंग कैसी होनी है, कहाँ पे यू नो सिक्योरिटी के लिए ऐसे स्क्रीन्स लगाने, यू नो वी आर प्लानिंग एन इवेंट जस्ट लाइक एनी प्लानर. तो बेसिकली हमारा काम बहुत वर्सेटाइल है. एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट thing about this job. You will never get bored in this job, or you will never feel कि ये कितना monotonous हो रहा है. And you know, I am not doing justice to my talent. You have so many fields that you can go into. So many, if you ever want to go to foreign, you can go to Interpol. You know, we have so many opportunities that people don't know of because they don't bother. In fact, जैसे आजकल ये काफी सारे TV series आए हैं. For example, RNAW पे इतने सारे स्पेशल फोर्स, स्पेशल ऑप्स और इतने सारे टीवी शोज आए हैं जिसमें यू आर शोन कि कैसे एसेट्स रहते हैं आपके फॉरेन कंट्रीज में, कैसे आप उनको मैनेज करते हो, कोवर्ट ऑपरेशंस आप कैसे करते हो, और यू नो हाउ रियली लाइक when I was talking about foreign services and relationship between two countries, policemen play an equal role. अब कैसे आप, अगर कोई होस्टाइल कंट्री है तो कैसे आप उसमें अपने लोग घुसा के इंफॉर्मेशन निकालते हो, इंटेलिजेंस निकालते हो. सो मेनी मेजर फॉरेन डील्स हैपन ऑन द बेसिस ऑफ दीज कोवर्ट इंटेलिजेंस दैट पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस शेयर. तो ऑल दीज जॉब्स वी डोंट टॉक अबाउट. And now, if coming to one thing that really motivated me was women empowerment. I don't think इससे ज़्यादा आप कभी कोई women empowerment कर सकते हो पुलिस से ज़्यादा, because you can basically change any women's life. जिसको कुछ भी problem हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, there are so many laws that protect women, but उनका enforcement तो हम ही करवाते हैं ना as police officers. अगर कोई लड़की को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल रहा है, उसको थ्रेटन किया जा रहा है, उसको प्रेशर डाला जा रहा है, तो वो हमारे पास आती है. अगर कोई लेडी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उसकी फोर्सफुल शादी की जा रही है, उसको अपनी पसंद की शादी नहीं करने दी जा रही है, तो वो हमारे पास आती है. अगर कोई लेडी के साथ फिजिकली कुछ हुआ है या कोई उसे स्टॉकिंग कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो हमारे पास आती है. इनफैक्ट अगर कोई लेडी को कोई भी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको डायरेक्शन देना, उसको सिक्योरिटी देना, ये सब पुलिस का काम है. उसके एजुकेशन में भी उसको हम कई बार हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन शो हर द राइट पाथ कि आप ये चूज करो. इनफैक्ट सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराना, हमारी एक्टिविटीज बहुत राइट रेंजिंग होती हैं. तो what I mean is कि IPS is not limited to only lathis and field duties in you know पुलिस स्टेशन जिसमें आप क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर रहे हो और इंटेरोगेट कर रहे हो. इट्स अ वाइड गैमुट एंड दैट्स व्हाई यू शुड चूज इट. Not only that, it's an all India service. आपकी कहीं पे भी posting हो सकती है. You could be posted in Northeast, you could be posted in Kashmir, you could be posted in any other place if you choose to, apart from your state. Like you are given a cadre that you join, and then apart from that, the kind of respect that comes and the appreciation. My God, it is so worth it. जब भी मेरी गाड़ी कहीं जाती थी during lockdown या भी, तो people were scared, but they used to come and thank me so profusely. I used to keep getting people in my office who would want to donate sanitizers or masks or PPE kits because they thought we were doing such a fantastic job. So many school principals came to me and personally thanked me. And even otherwise, जो ladies होती हैं, you know, village में जब भी मैं जाती हूँ, तो the kind of respect that they give you, they tell you कि we get strength from seeing ladies like you in power, and I think that's why we do this job. You know, at the end of the day, work satisfaction is the most important thing. ये IPS में immense है because you are directly in contact with people, and if you help someone and if their problem gets solved, then you can see it happen. It's not like it has a huge gestation period कि 10 साल बाद you know रिजल्ट आएगा. इमीडिएट जस्टिस आप दे सकते हो. किसने गलत किया है आप इमीडिएट अरेस्ट कर सकते हो. तो जो इमीडिएट रिलीफ होता है वो हम एज IPS ऑफिसर्स दे सकते हैं, व्हिच इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस जॉब, आई वुड से. आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कितना डाइवर्स फील्ड है IPS के अंदर, कितने सारे वैरायटी ऑफ आपके पास ऑप्शंस हैं जिनमें आप जाकर काम कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं मालूम होते. आपने बीच में मेंशन किया था लॉकडाउन का, तो मेरा अगला सवाल आपसे लॉकडाउन के ऊपर ही है. लॉकडाउन के दौरान पुलिस का काम काफी बढ़ गया था. there was a lot of curfew and many other activities. तो उस दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फील्ड पर?
कि क्या लोग सपोर्ट करते थे लॉकडाउन में आपकी एक्टिविटीज को, या फिर आपको बहुत मुश्किल होती थी लॉकडाउन को एनफोर्स करवाने में? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन पुणे रूरल जहां पर आप पोस्टेड थे? आई थिंक आई वुड से मिक्स्ड एक्सपीरियंस था। इनिशियल जो 2 लॉकडाउन्स थे उसमें इन्फोर्समेंट वाज अ लिटिल इजियर बिकॉज people were themselves of the opinion कि हाँ COVID is a major big thing and you know it's a big pandemic and we have to stay indoors। तो जो उनका सेल्फ पुलिसिंग वाला जो इंस्टिंक्ट था वो काफी अच्छा था, सेल्फ कंट्रोल आई वुड से। तो वो हमको काफी सपोर्ट कर रहे थे एंड that time we were very strict, so unless it's absolutely essential we were not allowing anybody, we did not issue as many passes and we had the strictest of bandobast deployed. For example, in my subdivision all major highways, entry exits, all major markets, mandi areas, all major hospitals, all major religious places, जो भी crowd वाली जगह possible है वहां पे हमारा बंदोबस्त था। Now my primary concern, or I would say as a police person, our primary concern was कि हमारे officers field पे हैं, हम लोगों को घर भेज रहे हैं कि आप बाहर मत आइए आपको कोरोना हो जाएगा, बट हमारे खुद के लोग रोज लोगों को अंदर कर रहे हैं और अगर कोई केस मिल रहा है तो उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, मतलब कांस्टेंट रिस्क है। तो हमारा सबसे बड़ा फियर ये था कि हमारे लोगों को कोरोना ना हो। उसके लिए आई वुड से अगेन मेरे जो एसपी सर थे जिनके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सर वाज सो क्लियर, मतलब हमको सबसे पहले होम्योपैथी और आयुष के सब्सक्राइब जो भी मेडिसिन थी सबका डोज देना, हमें बेस्ट क्वालिटी मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स प्रोवाइड करना, हमें रेगुलरली गाइड करना कि कम से कम आप आधा घंटा अपने बॉडी के लिए निकालो, योगा करो, मेडिटेशन करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। उसके अलावा दिन भर गर्म पानी पियो एंड यू नो डोंट स्टेप आउट इन रेन्स विदाउट रेन कोट्स, नॉर्मल जो ये बेसिक चीजें हैं। लेकिन सर बार बार रीइटरेट करते थे, पूछते थे कि सबको मेडिसिन मिल गया कि नहीं, एंड आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच वाज बिग थिंग। एंड इसमें आई वुड से पब्लिक सपोर्ट वाज इमेंस। आई बेसिकली मेरे एरिया में 2 MIDC आते थे, तो आई हैड ऑल काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर माय एरिया सुपरविजन, जैसे LG हो गया, ब्रिटानिया हो गया, स्वरोस्की हो गया, हायर हो गया। तो इन सब की HR, सिप्ला हो गया, इनके HRs आगे से आके बोलते थे कि मैडम अंडर CSR हमको पुलिस के लिए ये शील्ड्स डोनेट करनी है, हमको पुलिस के लिए हैंड सैनिटाइजर डोनेट करना है। तो इस टाइप का जो पब्लिक सपोर्ट है विच वाज रिक्वायर्ड उस टाइम पे, एक तो रूल्स फॉलो करना जो लोग खुद कर रहे थे फर्स्ट 2 लॉकडाउन में, दूसरा ये टाइप का सपोर्ट, ये हमको खूब मिला। बट जब 3rd लॉकडाउन अनाउंस हुआ तब तक आई थिंक लोगों का पेशेंस थोड़ा वो हो गया था। उस टाइम पे जो लेबर थे उनके साथ काफी जेन्युइन इश्यूज थे कि उनका देवर आउट ऑफ वर्क, वो बड़ी बड़ी सिटीज में रह रहे थे, उनने सोचा था 1-2 हफ्ते में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग। तीसरा उनने एंटिसिपेट नहीं किया था कि कोविड कितनी बड़ी बीमारी हो सकती है या डेथ हो सकती है। तो उनका जो एक्सोडस शुरू हुआ, दे वुडंट लिसन, मतलब I had a nightmare of all sorts because रोज रात को 12-1 बजे you know thousands of people would be on streets demanding कि नहीं हमें अभी immediately घर जाना है। अब उनको उस टाइम पे पैसिफाई करना was my biggest challenge because I can't use force on them, they are genuine people, उनकी genuine problems है, वो criminals तो है नहीं, and public sentiment is also in their favor क्योंकि genuine issues हैं। But second, they are restless now, they haven't had job for 2 weeks और उनकी families उनके native villages में डरी हुई हैं। Because what I did was immediately during lockdown 3 we started industries, we said कि we'll do sanitization, proper precautions and we'll you know stagger their timings and make do with all of that, we'll follow social distancing, सारे rules we came up with, and I took extensive meetings with HRs कि you know we should start industries because economy is the backbone of everything, right? For anybody money is important to sustain, food, सारी चीजें money से ही शुरू होती हैं, crime, सारी चीजें। So but they weren't ready, they were like नहीं हमारे घर वाले मैडम डरे हुए हैं now, जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक we want to go home because Pune is a red zone। So you would imagine that they don't know, but they were very aware कि you know Pune is a red zone, cases are rising rapidly और अभी तक वैक्सीन नहीं है, तो they wanted to go home। Now for those thousands of people you know we had to arrange trains, उनका registration कराना,
उनका मेडिकल चेकअप कराना, बिकॉज अगर एक भी पॉजिटिव है तो इतने सारे लोगों को फैल जाएगा, यू नो. सो एंड देन स्टेट से परमिशन लेना. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सेंड देम टू मध्य प्रदेश, तो एमपी स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब इनको वहां भेजा जाएगा तो इनका क्वारंटीन करना पड़ेगा, इनका मेडिकल चेकअप करना पड़ेगा, तो स्टेट को भी अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा. बट लोग ये सब नहीं समझ रहे थे ना. उनका पेशेंस जा चुका था. दे वर लाइक नहीं, हमें आप अभी भेज दो. They were sitting on streets, they were blocking roads, they were, you know, threatening to create riot-like situations. So I think that was my biggest test of patience and perseverance. And, you know, I had to literally tell them कि अभी मैं भी घर नहीं गई हूँ, मैं भी नहीं जाऊंगी, आप समझिए, मैं आपको आश्वासन देती हूँ, मैं आपको घर भेज दूंगी, बस आप 2 दिन के लिए यहाँ पे रहिए, अपना मेडिकल करके आपकी टिकट अरेंज करने का टाइम दीजिए. I had to literally talk to them. Once in a night, I was talking to them till 3 a.m., you know. So that is the kind of difficulty I faced during COVID. And all this while I'm in between thousands of people, and it's the peak of COVID. Okay, like we're advising people to not come in crowded places, and I am continuously with my team, of course, not doing it alone, but with my team. When I say I mean my entire police force. As a police person, I'm talking कि हम उस टाइम पे as a team सब खड़े हैं वहाँ पे. We are maximum level of exposure. तो मेरे कितने सारे पुलिस वाले थे, they were staying away from their families. They sent their families to their villages because they were like, हम इतने exposed होते हैं. What if किसी की old age में parents हैं या relatives हैं, तो कितना उनकी comorbidities के कारण उनको threat रहता था. तो third जो lockdown शुरू हुआ phase, that was very difficult for us. उस टाइम पे फिर लोगों ने भी ना, they got bored घर पे बैठे, so people would give flimsy excuses like दूध लेने जा रहे हैं. Like I got the same guy in the morning, he was like हम दूध लेने जा रहे हैं, and then I got the same guy in the evening and he was like मैडम हम दूध लेने जा रहे हैं, and I'm like where is the milk? They're like मैडम पैसे हैं but we'll just buy it. So that time I used to be really exasperated, you know, why don't you understand the seriousness? Having said that, I don't blame them. छोटे छोटे जगहों पे जो लोग रहते हैं, you know, patience की बात है. But overall, people were supportive. It was just that there was this slight 10-day period when we had huge difficulty in managing COVID. And the most difficult thing was staying healthy in spite of being in the COVID hit areas, because Pune was a red zone. So, you know, at the same time, we had to manage labor ka travel through the trains, unka consultation, and starting of industries, unke saath meeting, then normal regular policing things, like we were still having dacoity. Us time pe we had because a lot of people were out of jobs, so we had a lot of dacoities us time pe. We have a lot of criminal tribes in Maharashtra. One of them is Pardhis. So they are very notorious. They're known to be very notorious. And this time pe, they were usually involved in railway related thefts, but railways sub shut down ho gaye, so they came to highways. So, you know, suddenly they started being very active, and suddenly a lot of people were out of work also. So to sustain themselves also, people started getting involved in a lot of criminal activities. So हमारा जो normal policing का काम था, that was also going on. And apart from that, we had to manage the whole COVID thing. So that was a little difficult, I would say. You know, managing both of them. And we had the same force. It's not like suddenly we have more police people with us. And earlier, the same people were just managing normal policing and bandobast and all those kind of things. We did have festivals or crowd wali cheeze kam ho gayi, but normal policing continued. So I think that was a challenge ki each person was outperforming themselves, you know. Jada night round kar rahe the. For example, if my man would just do one night round, they were suddenly doing 2-3 night rounds in a week. So and the funny thing was that our salaries did not change and we didn't get any overtime bonus. So motivating my force कि, you know, हमें ये करना है क्योंकि ये सब हमारे लोग हैं और हमें इनको बचाना है, ये हमारे families हैं, इसलिए हमें करना है. Because, you know, we can't motivate them in terms of money, and they're putting their life at risk, you know, when they could be taking some sick leave and resting at homes. तो उनको उस टाइम पे मोटिवेट करना, दैट वाज आल्सो अ बिग चैलेंज. बट आई वुड से हमारे पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम किया, और इतने धूप में भी बिना अपने बारे में सोचे, बिना अपनी हेल्थ के बारे में सोचे, बिना किसी इंक्रीज इन सैलरी और बोनस, पूरे वीकेंड्स पे काम किया, कोई छुट्टियां नहीं ली, कुछ नहीं लिया. लाइक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल लॉकडाउन वाज लाइक अ वेकेशन. You know, they were working from home, but they were inside the safety of their houses with their families. हमारे साथ एकदम उल्टा था. लोगों ने अपनी families भी भेज दी थी. They were all alone battling this out. So I think we did well,
but people also supported us a lot, I would say. Definitely, I think police and doctors were at the forefront of the fight Oh against. yeah, doctors were to even more at risk. Like I have the hugest respect for the doctors. I think they're the true corona soldiers, if I may say, because while we weren't sure कि a person has corona or not, they तो knew that this person is having a corona and they were going near them, even if though they're wearing so safety equipment, but there's always that risk, you know. And they were dealing with all kinds of patients, all kinds of emergencies, and I met with a lot of doctors, and we were having things like इसको COVID center कैसे बनाए, because this is the only good hospital and major heart surgeries happen here, major kidney related issues, dialysis happen here. So chalking all that out, so you know, it's not like we worked in isolation, we all worked together. And I would say the general administration as well, all three of us, you know, the collector sir was regularly taking meetings, making hospitals ready, making beds ready, and even for train all the paperwork and the permissions, they were doing it. Like we were doing the field work, but all the paperwork behind was being done by the administration. So when I say that we worked hard, I mean the entire government machinery was giving its best, and none of us were getting any bonus or, you know, any extra privilege. So still keeping the staff motivated was a challenge for all of us. And I'm glad to say that I worked in that kind of situation, because I saw how good people are from the inside, you know. Sometimes it's not about money or respect, sometimes it's just about the feeling of, you know, doing your duty, that feeling of just हमें करना है because हमारे देश को जरूरत है. That's it, nothing else. So it was a beautiful thing to see people, and when we sent them home, the way they cried and hugged us, and you know, like इनफैक्ट आई विल टेल यू अ स्टोरी. हमारे टाइम पे एक लेबर जब मूवमेंट चल रहा था, तो देयर वाज अ लेडी हु वाज प्रेग्नेंट, एंड व्हाइल इन लेबर कैंप शी डिलीवर्ड. तो उसकी पूरी डिलीवरी, उसका बेबी, यू नो, वी मैनेज्ड ऑल ऑफ इट, एंड देन शी हैड टू ट्रैवल विद दैट बेबी, सो मेकिंग श्योर दैट शी हैज ऑल द मेडिसिन्स. So all the administration, the doctors, the policemen, everybody came together to help her, and we had such, you know, precious moments in this distress, you know, coming of a new life in the middle of all this chaos. So I would say it was a great experience for me. अमेजिंग। आप जो बातें बता रही है डेफिनेटली हमारे दर्शकों को और एक जनरल पब्लिक को भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि हाउ लाइफ वाज ऑन द अदर साइड फॉर द पुलिसमैन हु आर स्टैंडिंग आउट देयर ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है पुलिसमैन को, और हमने देखा भी है महाराष्ट्र में बहुत सारे पुलिस वाले पॉजिटिव पाए गए हैं। सो आवर बेस्ट विशेस आर विद देम एंड देयर फैमिलीज। मेरा आखिरी सवाल आपसे है अबाउट द पुलिस इमेज। कोरोना क्राइसिस के दौरान हमने ये देखा था कि बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज भी आई थी पुलिस की, लेकिन साथ साथ में कई नेगेटिव स्टोरीज भी थी जहां पर पुलिस वाज सीन क्रैकिंग डाउन ऑन माइग्रेंट्स, उनको डंडे मारे जा रहे थे रोड पर। सो आपका इसके बारे में क्या कहना है? हाउ डज दिस अफेक्ट द इमेज ऑफ पुलिस, और व्हाट कैन पुलिस डू टू इंप्रूव दिस इमेज of the khaki, the old image of the khaki, if I can say so? So I will say something. We policemen are not, you know, subtracted from the society. We come from the same society. There are all kinds of people. There are good people, there are bad people, and then there are some people in the middle. Okay, they are good at sometimes, and sometimes they lose it. Okay. And in police force, we have all kinds of people. We have the honest, hardworking ones, and then sometimes you have the corrupt and rowdy ones too. As senior officers, our job is to find out the ones who are doing it all wrong and punish them, and find out the ones who are doing it right and reward them. As supervisory officers, that's our main job, to, you know, reward the people who are doing good job, and to encourage more people to do such kind of job, and to punish and penalize the people who are not doing this properly. Now the reason why policemen, you know, even if they do, you know, some kind of small thing, it gets highlighted and they're shown ki the entire police force is like that. Now that is where things go wrong, because you can't generalize one thing, you know. These incidents, and I'm not saying they don't happen, of course they happen, but they happen in all departments. The thing is, because we interact with people directly, our incidents get highlighted a little more. So what we usually try to do is we try to keep as many checks as possible. Like for example, if in any nakabandi where you're checking for passes, if, you know, some policeman is demanding money, so what our solution to such a problem is that we will install a CCTV camera and ensure that we regularly monitor our men.
And sometimes we set up traps ourselves. Like I think in one of the districts in Maharashtra, the SP himself set a trap. He sent one person in civil dress across all nakabandis to see how people are behaving with him. So we do such kind of things because we know to err is human, you know. People commit mistakes. Now, just like the labor lost their patience and they wanted to go home, the policemen also sometimes lose their patience, and they don't think at that moment, you know. It's just a normal reaction because we're always dealing with criminals and we're using violence to protect ourselves sometimes, you know, because especially in these chasing operations where the other side is attacking us and we're attacking them, we're taught the survival instinct where we protect ourselves. So when a chaos happens and suddenly you have like 100 laborers coming towards you and you don't know what to do, and you know, sometimes you're not able to talk to them properly, and suddenly you're like, you know, just to save yourself or just you don't know what to do, and then in that moment you commit this wrong thing of, you know, lathi charging or hitting them, which has a huge repercussion for the policeman himself, because later all these things lead to suspension. If it is undue use your force, then it leads to suspension, because we're taught use the minimum force to control any situation. That is the crux of our training. Use the minimum force to control the situation. So whenever we have used excess force, it has come with consequences. तो हमारा तो यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा, like what I would say from in the field, what we were doing is we were doing regular yoga and meditation workshops and trainings, you know, and we were regularly talking to our policemen. And if we had certain aggressive policemen whose nature was a little aggressive, we were trying to give them more duties on stations, like police stations, do the routine work instead of going out on the field, because we understand that this time sensitivity is the most important. You can't seem to be like a fullest force that's just beating people up. That's not what we wanted. Having said that, sometimes low patience test karte hain aapka, you know, like I said, some people would just go out bar roz they'd come out on bikes and, you know, tafri karna hai in the middle of a pandemic when we're standing there and doing the duties. So sometimes people lose their patience, and policemen are no exception. They also lose their patience, and it is wrong. I'm not justifying it, but it happens. The way we try to control is by better supervision and the use of technology, and you know, like trying to improve the lives of our policemen. I think I've said it, and I think multiple people have said it, that policemen are overworked and underpaid. So what we really need is, on a longer scale and a larger place, we need police reforms where we give them better housing, where we give them fixed duty hours, like you do 8-hour shift and then you rest and you do again an 8-hour shift or something like that. Because right now some days they work like 14-15 hours, they get like 4-5 hours to sleep, and then meal times are staggered, and then housing condition is not good, and they take out all this frustration on people sometimes, you know. And if we now, what we can try to do is ensure their well-being, unka nutrition. For example, SP sir used to organize meditation workshops for them, we had nutrition workshops for them, and we try to ensure that tiffins are being given to people because their families had gone, so that they get nutritious, good quality food. So all kinds of little things, but these are long-term issues. They need to be addressed on a larger scale. For example, housing for police, their working hours and their income, all of that needs to be addressed. I'm not talking about me as an IPS officer. I'm talking about a constable who works the most on the field and gives maximum hours, but he does not have a good house. He has a huge family to run and take care of, and then he has sometimes very less money. So if, for the kind of effort he puts in, like his salary is not less in general, but if he is working extra hours, there should be some allowance. There should be some, for example, during COVID, there should have been some COVID allowance for policemen, because, you know, they were working so hard and they were sacrificing so much. So like I said, I think we need these long-term reforms apart from a good supervision, a stricter supervision. And in general, I hope that, you know, when the society becomes more responsible and mature, then we'll start getting even more better people into police. आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया. Thank you so much for those insights, and I salute you and all the fellow policemen of yours who worked hard during the COVID crisis. And I think personally that the police did a fantastic job during the lockdown. And there are issues here and there, but definitely, as you said, they will be addressed and they have to be addressed. But overall, the police are doing a fantastic job. So with that, I would like to end this session today.
thank you so much for giving us your time. And I wish that many people are inspired by you and take up IPS as their first choice and become fantastic officers of this country. Okay, thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you.